WS क्या होता है? मैम नहीं पता। लिखित कथन क्या होते हैं? जो रिटर्न हो, रिटर्न स्टेटमेंट क्या होता है? अगर मतलब किसी से किसी चीज का स्टेटमेंट किसी पर्सन से लिया है उसको लिखा है तो शायद। वेरी पुअर। प्रेक्षा? मैम जब प्लेंटिफ समन भेजता है डिफेंडेंट को, थोड़ा जोर से बोलो। मैम जब प्लेंटिफ डिफेंडेंट को समन भेजता है तो जो डिफेंडेंट होता है उसको अपना WS मतलब रिटर्न स्टेटमेंट देना पड़ता है। वो उन दोनों को मिलाकर डिफेंडेंट उन दोनों को मिलाकर क्या कहा जाएगा? प्लीडिंग। गुड। किरण समझा अभी? हाँ मैम। याद रखिएगा आप, मैं वही चाह रही थी आप लोगों से, क्योंकि मुझे पता तो चले कि आप लोग कितनी चीज़ें समझ पा रहे हैं कितना नहीं। सिंपली मैंने कई बार रिपीट किया है कि जब कोई केस फाइल होता है, तो इवन मैंने कल ही बताया था, मुझे जहाँ तक ध्यान है, कि सबसे पहला प्रोसेस होता है कि हम किसी को नोटिस देते हैं। ठीक, नोटिस जाने के बाद भी अगर उस सामने वाला आपकी बात नहीं सुनता है तो आप उसके अगेंस्ट केस फाइल करते हैं। केस फाइल करने के बाद आप उसको समन्स भेजते हैं। अगर उसे समन्स मिलता है या उसे पता चलता है प्रतिवादी को, डिफेंडेंट को, कि उसके अगेंस्ट कोई केस फाइल किया गया है, तो वो क्या करेगा? कोर्ट में अपीयर होगा और अपना WS मीन्स उस दावे के अगेंस्ट में वो क्या कहना चाहता है वो सारी चीजें उसमें मेंशन करके उसको सबमिट करेगा। अब यहाँ पर WS और प्लेंटिफ दोनों को प्लेंटिफ का जो वाद है उन दोनों को मिलाकर क्या कहा जाता है? जनरल प्लीडिंग, है ना। अब जैसे हम लोग बात कर रहे हैं कि भाई दस्तावेज, अगर मान लीजिए कि किसी डॉक्यूमेंट्स का प्रोडक्शन है या कोई डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जो उस केस में पेश किए जाने जरूरी हैं, तो यहाँ पर वो डॉक्यूमेंट कब पेश किए जाएंगे? तो रूल क्या कहता है कि नॉर्मली एट और बिफोर द सेटलमेंट ऑफ इश्यूज। मींस यहाँ पर मैंने कई बार बोला ना कि स्टेजेस होती हैं। अब सबसे पहले तो आपने नोटिस दिया, ये पहले स्टेज हो गई। सेकंड आपने केस फाइल किया, फिर आपने समन्स भेजा, है ना, ये स्टेजेस हैं। फिर समन्स के बाद WS आया, ये एक स्टेज आ गई कि भाई कौन सी स्टेज पे है? WS आना है, उसका हम वेट कर रहे हैं। 3 हियरिंग तक वेट किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट में क्या होगा कि फिर आपको यहाँ पर कोर्ट 89 का कार्यवाही, मैंने ये भी बताया था आप लोगों को कि यहाँ पर दोनों के जब आ जाते हैं, जैसे वादी का केस आ गया है और प्रतिवादी का जवाब भी आ गया है, उसके बाद यहाँ पर 89 की कार्यवाही के लिए बुलाया जाएगा कि क्या आप इसमें कहीं सुलह करना चाहते हैं। अगर आप सुलह नहीं चाहते हैं तो केस आगे बढ़ेगा। आगे बढ़ने में क्या होगा? इश्यूज बनाए जाएंगे। इश्यूज क्या होते हैं? आप सभी लोग मूट कोर्ट करते हैं। जब हम यहाँ ये देखते हैं, मतलब कोर्ट यहाँ पर देखती है कि इस पूरे डिस्प्यूट में, मान लीजिए 25 पेज का आपने वाद लगाया है जिसमें 20 पैराग्राफ है, उनमें सीक्वेंस में आपने कोई इशू रखा है, तो उसमें मेन मुद्दा क्या है? उस मुद्दे को बनाना। तो उसे एक लाइन में इश्यूज, एक दो लाइन में 5 से 7 ऐसे मुद्दे बनाए जाते हैं, इश्यूज बनाए जाते हैं कि इश्यूज क्या है, पर्टिकुलर किन चीजों पर हमें रिलीफ देना है, कोर्ट ये डिसाइड करती है। अब अगर हम बोलते हैं कि नहीं, उससे रिलेटेड हमें कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए, यहाँ हम दोनों पार्टीज के बारे में बात कर रहे हैं कि दोनों पार्टीज ने किसके कौन से डॉक्यूमेंट। तो यहाँ सिंपली जो रूल है वो क्या है कि ये जो इश्यू बनाने वाला जो प्रोसेस है, मीन्स आपका जो थर्ड स्टेज है, एक तरह से मेजर देखा जाए तो थर्ड ही है। WS आया, समन्स गया, वो आया, सॉरी, वाद लगाया गया, समन्स गया, देन WS आया और उसके बाद इश्यूज। तो यहाँ मेजर देखा जाए तो थर्ड या फोर्थ नंबर का आपका ये जो स्टेज है, इस स्टेज पर जब आप इश्यूज बनाए जाए उसके पहले वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आप पेश कर दें जो उस केस से रिलेटेड है, चाहे आप उसका फोटोकॉपी पेश करें, है ना। इसी तरह अब प्लेंटिफ तो अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसी के साथ लगा देता है कि भाई ये डॉक्यूमेंट्स केस के साथ ही आपने जो वाद दायर किया है उसी में आपने लगाया है। डिपेंडेंट के लिए जरूरी है कि वो जब जितने भी दस्तावेज हैं वाद पत्र के साथ, जो कि आपका केस है, जो आपकी पिटीशन है, उसके साथ तो प्लेंटिफ लगा देगा और WS के साथ डिपेंडेंट लगा देगा, और इसे कंपलसरी माना गया है। पर क्या होता है, जैसे कि अभी मैंने बोला कि कई बार ये होता है कि एट द मोमेंट या बीच में या ऐसे टाइम पर, जिस टाइम पर केस आगे बढ़ चुका है, या कई बार एविडेंस के टाइम पर, एविडेंस मतलब एग्जामिनेशन, जब एविडेंस होते हैं, बयान होते हैं, उस समय पर कुछ ऐसे चीजें बाहर आती हैं, ऐसे कुछ चीजें निकल कर आती हैं, फैक्ट्स आते हैं कि कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स अगर उस टाइम पर भी प्लेंटिफ या डिपेंडेंट कोर्ट से प्रेयर करते हैं कि ये डॉक्यूमेंट इस केस में आना चाहिए, तो उस डॉक्यूमेंट को वहां पेश किया जा सकता है। तो यहाँ पर आपको ये समझना है कि डॉक्यूमेंट कब पेश, मतलब डॉक्यूमेंट कब पेश की जाएंगे। तो जनरली तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि अगर हम प्लेंटिफ हैं तो कब, जब हम अपना वाद दायर करते हैं तभी हम सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे। और अगर
प्लांटिफ है तो सॉरी डिपेंडेंट है तो WS के टाइम पर। अब क्या कोर्ट को ये राइट है कि वो किसी भी स्टेज पर अगर कोई डॉक्यूमेंट की नीड है तो उसके प्रोडक्शन की डिमांड कर सकता है? तो वी कैन से यस। क्यों? अगर वो डॉक्यूमेंट उस केस से रिलेवेंट है और नेसेसरी है। तो यहाँ अगर कोर्ट को लगता है, और अगर कोर्ट को लगने के अलावा अगर दोनों पार्टीज में से भी किसी की डिमांड होती है तो उसे यहाँ पर बुलाया जा सकता है। इसी तरह मीन्स उस के लिए ऑर्डर पास कर सकती है कोर्ट कि ये डॉक्यूमेंट इस केस में होना चाहिए। इसी के साथ अगर वो डॉक्यूमेंट पर्टिकुलर किसी पार्ट पर हमारे काम का नहीं है, रिलेवेंट नहीं है, या कोर्ट उससे सेटिस्फाइड नहीं है, या अपील का कोई मैटर है, तो उस मैटर में यहाँ कोर्ट उस तरह के डॉक्यूमेंट्स को रिटर्न भी कर सकता है। और एक चीज आपका होता है इम्पाउंडिंग। अब क्या कोर्ट को ये राइट है कि वो किसी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को, चाहे वो प्लेंटिफ का हो चाहे वो डिपेंडेंट का हो, उस केस से रिलेवेंट है तो क्या वो उस डॉक्यूमेंट को अपने पास रख सकती है? तो यस, अगर वो कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि उस केस से रिलेवेंट है तो कोर्ट उसे अपनी कस्टडी में ले सकता है, उसे अपने कब्जे में ले सकता है ना। यहाँ पर पार्टीज उस चीज के अगेंस्ट नहीं जा सकते कि नहीं हमारा ये डॉक्यूमेंट हम सबमिट नहीं करेंगे या आपको नहीं देंगे, ये इस तरह का नहीं हो सकता है अगर वो डॉक्यूमेंट उस केस से रिलेवेंट है तो। और एक बार जब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एग्जिबिट हो जाते हैं केस में, तो जब तक डिसीजन नहीं आ जाता है वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट आपके वहीं पर होते हैं। पर अगर आपको इस दौरान कि वो उस केस का फाइनल हियरिंग नहीं हुआ है और आपके कोई डॉक्यूमेंट वहां पर है, कोर्ट में ही सबमिटेड है और आपको कोई जरूरत हो गई, तो आप यहाँ एक एप्लीकेशन लगाकर उसकी सर्टिफाइड कॉपी ले सकते हैं या पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए उसकी डिमांड कर सकते हैं। तो यहाँ पर कोर्ट को पावर है कि वो क्या डिसीजन ले। तो मतलब होता है ना कि आपके कई बार ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स इस तरह के होते हैं जो आपके लिए हमेशा जरूरी होते हैं, बट कई बार कोर्ट को लगता है तो कोर्ट उन्हें रख भी सकता है। जैसे अडॉप्शन का केस होता है, तो अडॉप्शन के केस में क्या होता है कि आप लेटर जितने भी जैसे मान लीजिए मुझे किसी बच्चे को अडॉप्ट करना है तो सिविल नेचर का ही ना केस। अब मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर, एक मिनट, हाँ ये स्टॉप, एक सिंपल से एग्जांपल से आप समझिएगा, आपको अच्छे से समझ में आएगा डॉक्यूमेंट से रिलेटेड। जैसे कि मान लीजिए कि कोई अडॉप्शन का केस है ना। अब यहाँ पर अडॉप्शन के केस में बहुत जरूरी होता है कि जिस व्यक्ति ने अडॉप्शन के लिए पिटिशन लगाई है कि क्या उसकी इनकम है। अब यहाँ इनकम की आपकी सैलरी स्लिप, आपका इनकम का पूरा आपका जो इनकम का सर्टिफिकेट है, वो सारी चीजें यहाँ देखी जाएंगी और उन सारी चीजों को क्या किया जाएगा, मेंशन किया जाएगा उस केस में। अगर वो नहीं है तो आप किसी भी चाइल्ड को अडॉप्ट नहीं कर सकते। ठीक, अब यहाँ पर आपकी जो भी पूरी इनकम का सर्टिफिकेट है वो आपका सबमिट कर दिया जाएगा, आपको वो उस टाइम नहीं मिलेगा। आपके हेल्थ के सर्टिफिकेट क्या है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। हेल्थ का हुआ, परमिशन हुआ, परमिशन भी जिन की परमिशन जरूरी है उन सबके परमिशन के परमिशन लेटर, वो रिटर्न स्टेटमेंट भी हो सकते हैं एक तरह से। रिटर्न स्टेटमेंट में यहाँ पर लिखित अभिकथन मतलब WS वाला मैटर नहीं है। जैसे कि मान लीजिए कि कोई दूर का रिलेटिव है, वो उसकी गार्जियन है और अगर उसका कोई स्टेटमेंट चाहिए या उसकी परमिशन चाहिए तो उस तरह की चीजें, या फिर आपके हेल्थ से इशू, जितनी भी चीजें हैं ये सारे के सारे सर्टिफिकेट कोर्ट में सबमिट करने होते हैं। और उसके बाद भी अगर कोर्ट को लगता है कि नहीं इस तरह का कोई डॉक्यूमेंट मुझे और चाहिए, तो कोर्ट इस तरह के डॉक्यूमेंट की डिमांड कर सकता है। फिर जो बच्चा आप अडॉप्ट कर रहे हैं, जिस चाइल्ड को आप अडॉप्ट कर रहे हैं, उसका जो पुराना बर्थ सर्टिफिकेट है अभी यहाँ कोर्ट उसको रख लेगा, है ना। आपको वो कोर्ट में सबमिट करना है। क्यों? क्योंकि अगर आपने किसी को अडॉप्ट किया है तो फिर उसका नया बर्थ सर्टिफिकेट बनेगा, तो पुराना कोर्ट आपको वापस नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि दो होंगे तो आप मतलब दो बर्थ सर्टिफिकेट अगर हैं तो चीजें कैसी होंगी, क्लैश होगा इस तरह से। तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स को लेकर सिंपली आपको ये समझना है कि डॉक्यूमेंट कोई भी हो सकता है, उस केस से रिलेटेड किसी भी तरह का हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए कि कोई भी है जो सक्सेसर डिक्लेयर होना चाहता है। सक्सेसर डिक्लेयर होने का एक प्रोसेस होता है। सक्सेसर एक्ट जो है हमारा, उसके तहत प्रॉपर एक सर्टिफिकेट इशू किया जाता है कोर्ट से। उसके बाद आप किसी भी व्यक्ति के उत्तराधिकारी घोषित किए जाएंगे। अब वो उत्तराधिकारी घोषित करने के लिए अब आपको क्या क्या जमा करना है कोर्ट में, वो सारी चीजें आपको बतानी पड़ेंगी, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको दिखाने पड़ेंगे, जिससे ये शो होता है कि आप उस व्यक्ति के उत्तराधिकारी घोषित किए जा सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट से मतलब ये नहीं है, आपको सिर्फ ये समझना है। अब जैसे मान लीजिए मैंने कहा मैं ज्योति पांचाल, तो मेरे लिए प्रूफ क्या है, ये
मैं कहीं भी जाकर बोल दूं तो क्या सभी लोग मान लेंगे? क्या सभी जानते हैं? नहीं। यहाँ पर मेरा आईडी मेरे लिए प्रूफ है। अगर कोर्ट में भी हम जो कोई केस लगाते हैं तो हमारी छोटी छोटी चीजों के लिए, हमें आइडेंटिफिकेशन के लिए हमारे डॉक्यूमेंट्स हमको सबमिट करने हैं, कई ऐसी चीजें हमें मेंशन करनी होती हैं जो कि जरूरी होती है। तो यहाँ पर अगर प्रॉपर्टी से रिलेटेड है या कोई भी सिविल नेचर से रिलेटेड कोई केस है तो उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट आपके जो इश्यूज बनाए जाते हैं उसके पहले ही आपको सबमिट कर देने हैं। फिर कई बार ये होता है कि कोर्ट को अगर लगता है कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स उसके पास रखे जाएं, वो उसे अपने पास परिबद्ध करके रखे तो वो उसे अपने पास रख सकता है और एक टाइम के बाद उन्हें लौटाया भी जा सकता है। या कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जैसे कि ओरिजिनल से आपने ओरिजिनल से जब एग्जिबिट किया गया, आपको ओरिजिनल की रिक्वायरमेंट है तो आपने फोटोकॉपी लगाई और ओरिजिनल आपने कोर्ट में दिखा दिया, कोर्ट ने उसको देखा, चेक किया, सील किया, साइन किया, देन आपको रिटर्न कर दिया। बट अगर कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो जरूरी है तो वो कोर्ट उस टाइम पर ही अपने पास रख लेगा। तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स इसलिए जरूरी हैं, आप किसी भी चीज को प्रूव कैसे करोगे? भाई 12-13 तक जो भी हम पढ़ रहे हैं, 11-12-13, वो क्या है? डिस्कवरी वाला पार्ट जो है 11 में हमने पढ़ा ना डिस्कवरी। तो किसी भी चीज का प्रकटीकरण कब हो पाएगा? जब उससे रिलेटेड एविडेंस हमारे पास होंगे। और जैसे मैंने कल बताया कि एविडेंस हमेशा दो तरह के होते हैं, एक होते हैं ओरल, एक होते हैं डॉक्यूमेंट्री। डॉक्यूमेंट्री में सारे इलेक्ट्रॉनिक भी आते हैं। तो यहाँ पर जब हम डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं तो डॉक्यूमेंट्स कई बार ज्यादा ऑथेंटिक होते हैं बजाय ओरल के। क्यों? क्योंकि ओरल में तो हो सकता है कि कई बार लोग गलत बोले, होस्टाइल हो जाए, झूठ बोल दें, बट अगर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है आपका कोई तो उसको आप फेक कैसे बताएंगे? और अगर उस पर सामने वाला क्वेश्चन अराइज करता है, मान लीजिए मैं प्लेंटिफ हूं, मैंने कोई केस में डॉक्यूमेंट पेश किया और प्रतिवादी ने ये कहा कि ये डॉक्यूमेंट तो गलत है, तो अब इसे प्रूव करने का जो बर्डन है वो किसके ऊपर होगा? डिपेंडेंट के ऊपर होगा कि अब आप प्रूव करिए कि ये डॉक्यूमेंट गलत है। कोई विल का मैटर है, विल प्रॉपर्टी का मैटर है, विल पेश किया गया, विल के अगेंस्ट ही क्वेश्चन आ गया कि ये गलत है, तो अब उसे कौन प्रूफ करेगा? वो व्यक्ति करेगा जो इस पर क्वेश्चन उठाता है। तो यहाँ सबसे मेन चीज होती है डॉक्यूमेंट्स हमारे लिए उस केस का सही फैक्ट्स के बारे में हमें बताते हैं और सही डिसीजन देने में हेल्प करते हैं। इसीलिए डॉक्यूमेंट्स के प्रोडक्शन को लेकर कोर्ट को कई सारे राइट्स हैं। इवन बीच में कभी भी कोर्ट इस तरह के डॉक्यूमेंट्स की डिमांड कर सकता है। इसके साथ वैसे तो जो नियम है वो ये है कि आपके जो इश्यूज बनाए जाए उस समय पर आपके दोनों पक्षकार अपने अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर दे। पर कई बार ऐसा होता है कि एविडेंस के दौरान भी कई चीजों के बारे में, नई चीजों के बारे में, फैक्ट्स के बारे में पता चलता है, तो अगर उनसे रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट्स पेश किए जाने हैं तो वो उस टाइम पर भी कोर्ट उस कंसर्न में ऑर्डर कर सकता है और पार्टीज को वो सबमिट करने होंगे। अगर उन्हें लगता है कि उसमें टाइम लगेगा तो वो कोर्ट से प्रेयर करके उस डॉक्यूमेंट को पेश करने के लिए टाइम ले सकते हैं, पर डिनाई नहीं कर सकते। ठीक है? हाँ, नहीं है वो एक अलग बात है कि आपके पास है ही नहीं तो एक अलग चीज है, अदरवाइज कोर्ट के ऑर्डर्स के अगेंस्ट कोई भी पार्टी नहीं जाएगा। और ये कोर्ट का विवेकाधिकार है कि किस टाइम पर वो किस डॉक्यूमेंट को एक्सेप्ट करता है और नहीं करता है। जैसे मान लीजिए कि प्रेजेंट आपको 7 दिन का समय दिया गया था कि 7 दिन में आपको ये पेश करना है, 7 दिन से ज्यादा समय हो गया, 3 हियरिंग। मोस्टली क्या होता है कोर्ट में सिविल केसेस में 3 हियरिंग जनरली वेट किया जाता है। जैसे कि अभी आज की डेट लगी, आप नहीं आए, देन सेकंड एंड थर्ड, उसके बाद फिर कोर्ट को ये राइट होता है कि फाइनल हियरिंग वाली स्टेज पर चला जाए अगर दोनों पार्टीज में से कोई भी इस तरह के नेग्लिजेंसी करती है तो। ठीक है? तो यहाँ पर जो आपका मेन मैटर है प्रोडक्शन को लेकर ये है कि कोर्ट के ऑर्डर्स मींस आपके डॉक्यूमेंट्स का जो सबमिशन है या प्रोडक्शन है ये सेटलमेंट के पहले होना चाहिए। और अगर सेटलमेंट के पहले नहीं होता है तो यहाँ कोर्ट का विवेकाधिकार है कि वो उन्हें एक्सेप्ट करता है या नहीं करता है। अगर कोर्ट को जरूरी लगता है तो उसे एक्सेप्ट भी करेगा, इवन परिबद्ध भी करेगा, और एक टाइम के बाद उसकी जब जरूरत खत्म हो जाती है तो उसे लौटा भी सकता है। ठीक है? तो बहुत सिंपल सा टॉपिक है ये। आई डोंट थिंक इसमें बहुत ज्यादा ऐसा कुछ है जो समझा जाए। मैं चाह रही थी इससे बाद हम लोग आगे स्टार्ट करें ऑर्डर 14। टाइम है हमारे पास अभी भी। समझ आया? किसी को इसमें कोई प्रॉब्लम है? मैं रिपीट कर दूंगी, पूछ लीजिए जिसको भी कोई प्रॉब्लम है। अर्शिया, अंकिता, प्रेक्षा, किरण, रजत। नो मैम। आया ना समझ में? एक बार पढ़ेंगे तो और समझ में आ जाएगा। क्योंकि देखिए हर केस के लिए जरूरी होता है कि उसमें एविडेंस प्रॉपर हो, और एविडेंस में सबसे खास चीज डॉक्यूमेंट्री। क्योंकि सिविल में हम प्रूफ कैसे करेंगे? सिर्फ बयान से चीजें प्रूफ नहीं हो सकती, आपको यहाँ डॉक्यूमेंट पेश करना ही है। आप खुद देखिए ना कि अगर कोई भी प्रॉपर्टी का मैटर है, एकोमोडेशन का है, रेंट का है, आपका
सिविल नेचर का कोई भी सूट हो, डिक्लेरेशन का है, अडॉप्शन का है, इसके आपके फैमिली कोर्ट के इश्यूज हैं, कहीं ना कहीं हर एक चीज डॉक्यूमेंट चाहिए ही चाहिए। अब जैसे सिंपली मैं एक एग्जांपल बताऊं, मान लीजिए किसी को तलाक लेना है ना, तलाक लेने के लिए आप कोर्ट में चले जाएंगे, हमें तलाक लेना है, सबसे पहले कोर्ट क्या पूछेगा आपसे, पहले आप आपकी शादी के डॉक्यूमेंट पेश करो। क्या हुआ ये, आप उसे प्रूव करो कि आपकी शादी हुई भी है या नहीं। अगर कोई व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति कोर्ट में डिवोर्स के लिए चला जाता है जिसके पास न तो शादी के फोटोग्राफ्स हैं, न शादी का सर्टिफिकेट है, न ही शादी की कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट है जो ये शो कर सके कि उस व्यक्ति ने इस व्यक्ति से शादी की है, और अगर ऐसी कोई चीज नहीं है तो ये जो डिवोर्स की डिक्री है ये आपकी मान्य नहीं होगी। देखिए कितनी सिंपल सी चीजें हैं, जैसे कि आपने शादी का ही आपके पास प्रूफ करने के लिए अगर कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, इन फ्यूचर अगर आपके बीच कोई डिस्प्यूट्स होते हैं हस्बैंड वाइफ के बीच में, तो न तो हम मेंटेनेंस लगा सकते हैं, न हम डिवोर्स दे सकते हैं। डोमेस्टिक वायलेंस भी अगर आप लगाएंगे तो पहले आप प्रूफ करिए कि आपका हस्बैंड है, मेंटेनेंस लगाएंगे तो आप प्रूफ करिए कि आपका हस्बैंड है। तो यहाँ पर कितना जरूरी हो गया, एक सिर्फ, अब यहाँ पर सिर्फ आपके पास एक मैरिज सर्टिफिकेट है, आपने वो लगा दिया कि हमारा मैरिज सर्टिफिकेट है, इस डेट को शादी हुई, उसमें सब मेंशन होता है। अभी यहाँ आपको कुछ भी कहने की जरूरत नहीं पड़ी, क्यों, क्योंकि आपका जो सर्टिफिकेट है वो इनफ है। हाँ, एविडेंस होंगे तो पूछा जाएगा कि इस दिनांक को, इस दिन आपकी शादी हुई है क्या। अगला अगर डिनाई करता है तो फिर क्वेश्चन किस पर आएगा, सर्टिफिकेट पे आएगा। अब अगर सर्टिफिकेट पे आता है और अगला बोलता है कि नहीं ये तो फेक है, तो जो इसे फेक बोलेगा वो इसे प्रूफ करेगा, है ना। तो सिंपली आपको ये समझना है कि डॉक्यूमेंट्स कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, और कोर्ट का बहुत बड़ा इसमें अधिकार होता है, विवेकाधिकार होता है। वैसे तो डिपेंड कर आपको सबमिट कब करने हैं, जब आपने केस फाइल किया है WS के समय, इश्यूज के पहले, पर कई बार ऐसा होता है कि बाद में भी अगर जरूरत होती है तो कोर्ट इस तरह के ऑर्डर दे सकता है। ठीक है, अब हमारा जो मेन टॉपिक है वो है 14, ऑर्डर 14, इश्यूज। अब पहली चीज तो ये कि मुझे कोई बता पाएगा क्या कि इश्यूज क्या होते हैं, मुद्दे क्या होते हैं। हिंदी में उसे बोलते हैं विजय करो दे, क्योंकि आप अकेले दिख रहे हैं, मुझे रजत भी है। वाद पद लिख लीजिएगा इसे, वाद पद। वाद पद क्या होते हैं, तो वाद पद वो होते हैं, जैसे मैंने अभी बोला कि जब आपने कोई, जैसे मान लीजिए कि मेंटेनेंस का ही कोई केस फाइल किया गया है, तो उसमें मेंटेनेंस के लिए वो सारे इश्यूज बनाए जाएंगे जिसमें ये देखा जाए कि क्या यहाँ पर इन दोनों की, पहली चीज तो कि ये शादी वैध है, फिर शादी वैध होने के बाद क्या पति और पत्नी, ये इशू है कि हस्बैंड और वाइफ साथ में नहीं रह सकते, साथ में नहीं रहने का जो रीजन है वो स्पेसिफिक है। सही है कि अगर पत्नी पति के साथ रहेगी तो उसकी जान को खतरा है या उसके साथ हिंसा की जा सकती है, तो इस तरह के इश्यूज बनाए जाते हैं। और जब ये इश्यूज बनाए जाते हैं तो उन इश्यूज पर कोर्ट का पूरा डिसीजन डिपेंड करता है। अब जैसे मान लीजिए कि मैं प्लांटिफ हूँ और मैंने यहाँ पर कुछ अपना पूरा का पूरा प्लीडिंग जो था, जो पूरा पिटिशन फाइल की, उसमें मुझे ऐसा लग रहा था कि इसमें और भी इश्यूज बनाए जाएंगे, तो अगर कोर्ट नहीं बनाता है तो मैं ऑर्डर 14 में एक एप्लीकेशन भी लगा सकती हूँ कि यहाँ पर मैं खुद उसमें मेंशन कर सकती हूँ एज ए प्लांटिफ कि यहाँ पर इन इशू को भी मेंशन किया जाना चाहिए था जिन्हें कि नहीं किया गया है। तो कोर्ट से मैं रिक्वेस्ट कर सकती हूँ, प्रेयर कर सकती हूँ कि इन इश्यूज को शामिल किया जाए। अब ये कोर्ट का खुद का पावर है कि वो उस एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करता है या नहीं करता है, क्योंकि यहाँ पर इशू बनाया जाना सबसे ज्यादा मैटर करता है कि उन्हीं के तहत वो जो इश्यूज हैं, जो वाद पद बनाए जाते हैं, डिसाइड किए जाते हैं, उन्हीं के आधार पर कोर्ट फाइनल डिसीजन देता है। तो यहाँ इसलिए इश्यूज वाला जो पार्ट है आपका बहुत ज्यादा मैटर करता है। अब जैसे कि मैंने बोला कि भाई हर एक केस का इशू बनाया जाता है ना, वो सॉरी हर एक पार्ट पर इश्यूज बनाए जाते हैं उस वाद पद के हिसाब से। अब उस वाद पद को या उस इशू को प्रूव कैसे किया जाएगा, एविडेंस के थ्रू, है ना। अब अगर मान लीजिए कि किसी ने उस एविडेंस पे या किसी भी तरह का दस्तावेज है या ओरल कमिटमेंट है, स्टेटमेंट है, उसके लिए अगर कोई ये बोलता है कि ये गलत है, तो फिर जो गलत बोलेगा वो प्रूव करेगा। सिंपल है ना, बहुत सिंपल है। मैंने बोला ये टेबल मेरी है, मैं प्रूफ करूंगी ये टेबल मेरी है। सामने वाले ने बोला कि नहीं ये टेबल आपकी नहीं है, सामने वाला प्रूफ कर दे, मैंने कहा नहीं मेरी है, सामने वाला प्रूफ कर दे कि ये मेरी नहीं है।
सिंपल, ये चीज आपको एविडेंस में भी पढ़ने को मिलेगी। अब जो हमारे इश्यूज होते हैं वो किस किस तरह के होते हैं, नोट डाउन कर लीजिएगा प्लीज अगर किसी को करना है तो। सबसे पहले होते हैं इश्यूज ऑफ फैक्ट्स, ओके, देन इश्यूज ऑफ लॉ, और एक होते हैं मिक्स्ड इश्यूज ऑफ लॉ एंड फैक्ट्स, ऑर्डर 14 का 1। ये है, अब हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 21, वाद पदों का निश्चय किया जाना, सेटलमेंट ऑफ इश्यूज, ऑर्डर 14, ठीक है। अब यहाँ अगर किसी को लगता है कि भाई हम सेक्शंस क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, तो क्योंकि हम प्रोसीजर पढ़ रहे हैं, तो प्रोसीजर हमारा मोस्टली जो दिया गया है वो ऑर्डर्स में दिया गया है। और आप सीक्वेंस देखिए कि आपको इजीली सीक्वेंस समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से हमारा सिविल केस की प्रोसेस होती है। जैसे अगर आप लोगों ने ध्यान दिया हो तो ऑर्डर 6 में हमने पढ़ा था प्लीडिंग, है ना। जैसे 2 में हमने पढ़ा था फ्रेम ऑफ सूट, फिर हमने पढ़े थे समन्स, फिर हमने पढ़ा था प्लीडिंग ऑर्डर 6 में। 7 में हमने क्या पढ़ा था, प्लांट क्या होता है, फिर 8 में हमने पढ़ा रिटर्न स्टेटमेंट। तो आप लोग देखिए कि एक सीक्वेंस चल रही है, आपको बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होना है। इवन आपको सीपीसी प्रॉपर एक सीक्वेंस में बता रहा है कि सिविल केस क्या होते हैं और उसका प्रोसीजर क्या होगा। जैसे मैंने बोला कि ऑर्डर 6 में क्या था, जनरल प्लीडिंग। जनरल प्लीडिंग के बाद क्या बताया, प्लांट, और प्लांट मीन्स आपका वादी ने जो केस फाइल किया है वो, और उसी के बाद ऑर्डर 8 में आपने बता दिया लिखित कथन, मतलब WS, है ना। तो यहाँ पर ये जो सीक्वेंस है, फिर हमने क्या पढ़ा कि अब अगर आपके दोनों चीजें, आपका प्लांट आ चुका है, आप वादी ने अपना वाद लगाया है, वाद के बारे में बता दिया गया, आपके लिखित कथन के बारे में बता दिया गया। अब अगर आप दोनों ने ये चीज पेश कर दी है, मान लीजिए कि कोई एक ऐसा केस है जिसमें वादी भी आ चुका है और प्रतिवादी भी आ चुका है, अब यहाँ कौन मैटर करता है, अब क्या वो कोर्ट में अपीयर होते हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑर्डर 9 हमको ये भी बता देता है कि हाँ कोर्ट में वो अपीयर अगर हुए हैं या नहीं हुए हैं तो क्या प्रोसीजर रहेगा। फिर आपका ऑर्डर 10 में, अब अगर वादी प्रतिवादी आते हैं तो क्या एग्जामिनेशन वाला पार्ट, तो डेफिनेटली यस। एग्जामिनेशन के साथ, क्योंकि एग्जामिनेशन अगर होगा तो चीजों का एडमिसिबिलिटी, उन्हें एडमिट करना, वो वाला पार्ट आपका ऑर्डर 12 में कंप्लीट हुआ। देन अब क्योंकि सिर्फ और सिर्फ ओरल एग्जामिनेशन इनफ नहीं है, वी नीड डॉक्यूमेंट्स टू। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एविडेंस दोनों तरह के हैं। तो हमने ये भी देखा कि ऑर्डर 13 में किस तरह के डॉक्यूमेंट्स आएंगे, पेश किए जाएंगे, उनका क्या प्रोसीजर रहेगा, न्यायालय कब उनके लिए ऑर्डर कर सकता है, कब एक्सेप्ट कर लेगा, कब नहीं करेगा, ये सारा प्रोसीजर। और अब ऑर्डर 14 में आप पढ़ रहे हैं सेटलमेंट ऑफ स्यूट्स। क्यों, क्योंकि यहाँ पर अब एक उससे आगे की स्टेज है ना। प्रेम सिंह सोलंकी अपना माइक बंद करो प्लीज। प्रेम सिंह सोलंकी अपना माइक बंद करो। ठीक है, ये जो सीक्वेंस अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, समझ में आया इसको, इस सीक्वेंस में किसी को प्रॉब्लम है क्या? और अगर है तो आप लोग सिर्फ ये करिए कि आप आपकी सीपीसी की जो भी आपकी टेक्स्ट बुक है उसके इंडेक्स को बार बार पढ़िए। जो हमारा स्टार्टिंग में होता है ना इंडेक्स, उसको बार बार पढ़ेंगे तो आपको सीक्वेंस के साथ आप कंफर्टेबल हो जाएंगे कि भाई हमारा क्या क्या था, प्लीडिंग कहाँ था, प्लीडिंग के बाद क्या हुआ, वाद कहाँ आया, लिखित कथन कहाँ आए, फिर आपका स्वीकारोक्तियां कहाँ आई। प्रफुल्ल, विजय, प्रेम सिंह, आप लोग इस तरह से एक बार इसको पढ़ के देखिएगा तो और अच्छे से समझ में आएगा। अब हम लोग थे कि इश्यूज कितने तरह के होते हैं, काइंड्स ऑफ इश्यूज। तो 3 तरह के होते हैं इश्यूज ऑफ फैक्ट्स। उस केस में जो फैक्ट्स बताए गए हैं उसमें से इश्यूज का निकाला जाना, है ना, कि उस पर्टिकुलर केस में कितने तरह के इश्यूज बन सकते हैं, वो सारे के सारे फैक्ट एंड इश्यूज में जाएंगे। फिर क्या कोई प्रश्न या कोई इश्यू विधि के संबंध का है, विधि के संबंध का ये हो सकता है कि जहां पर विधि पर ही कोई प्रश्न चिन्ह हो या विधि से संबंधित कोई ऐसी चीज हो जो इनफ नहीं है। फिर दोनों तरह के मिक्स्ड इश्यूज ऑफ लॉ एंड फैक्ट्स। तो यहाँ पर ये जो इश्यूज हैं ये उस सारे फैक्ट से, जनरली तो फैक्ट से रिलेटेड ही होते हैं। क्यों, क्योंकि हमें उस केस से रिलेटेड सारी चीजें यहाँ बताई गई हैं। अब उसमें से ये जो निचोड़ है एक तरह का, ये कोर्ट निकालेगा, न्यायाधीश निकालेंगे कि इसमें से कौन कौन से ऐसे इश्यूज हैं जिनके आधार पर भविष्य में दिए जाने वाला निर्णय होगा। भविष्य में दिए जाने वाला डेफिनेटली इसलिए क्योंकि ये तुम्हारे एक स्टेज है, इन्हीं के आधार पर आने वाले समय में डिसीजन दिया जाएगा, है ना। अब
किस तरह से इश्यूज बनाए जाते हैं भाई, तो आपके यहाँ पर 14 में 1, 2, 3, 4 और 5 ये 5 आपके रूल दिए गए हैं ऑर्डर 14 में, जो कि ये क्लियर करते हैं कि इश्यूज कब बनाए जाएंगे। तो देखिए अब सीपीसी में तो ये मेंशन है कि भाई फर्स्ट हियरिंग पर ही बना दिए जाएंगे, तो फर्स्ट हियरिंग पर ऐसा जरूरी नहीं होता है। फर्स्ट हियरिंग पर इसलिए पॉसिबल नहीं होता है क्योंकि देखिए आपने प्लेंटिफ ने अपना केस फाइल किया है, देन डब्ल्यूएस आया है और उसके बाद भी कई बार 89 की प्रोसेस ही चल जाती है साल 2 साल को, कि कई बार उसी पर डिसीजन नहीं हो पाता है और वही चलती रहती है। तो ऐसे कई सारी डेट्स तो यूं ही निकल जाती है और उसके बाद नंबर आता है, आप आपके एविडेंस की लिस्ट देंगे, आप आपके डॉक्यूमेंट की लिस्ट देंगे और उसके बाद नंबर आता है कि हाँ आपके इश्यूज बनाए जाएं। बट जनरली जो रूल है वो रूल यही कहता है कि फर्स्ट हियरिंग पर ही कोर्ट अपनी तरफ से जब आपका जो प्लान और डब्ल्यूएस इन दोनों को पढ़ने के बाद, इवन अगर कुछ जनरल क्वेश्चन या जनरल एग्जामिनेशन दोनों पार्टीज का लेने के बाद और पर्टिकुलर फैक्ट्स के ग्राउंड पर इश्यूज बना सकते हैं। अब अगर यहाँ पर डिपेंडेंट ने अपने फेवर में कोई डिफेंस नहीं लेना चाहा तो क्या इश्यूज बनाए जाने चाहिए? जरूरत ही नहीं है। मैंने कहा प्लेंटिफ ने हर एक चीज को एक्सेप्ट कर लिया, उसे कोई इशू नहीं है, उसने कोई डिफेंस नहीं लिया, तो क्या यहाँ पर कोर्ट फिर यहाँ पर जरूरत होगी? नहीं। क्यों? क्योंकि इशू तो हम तभी बनाएंगे ना जब हम ये देखें कि हाँ प्लेंटिफ ने डिफेंडेंट ने अपने डिफेंस में क्या चीजें ली हैं और किन चीजों को डिनाई किया है, उसके आधार पर। अब अगर यहाँ पर प्लेंटिफ ने डिफेंडेंट ने किसी तरह का डिफेंस ही नहीं लिया तो फिर कोई जरूरत ही नहीं है, सिंपली केस डिसाइड हो जाएगा। इसमें केस का नाम लिखिएगा श्रीमती के बाला दासी एंड अदर्स वर्सेस नीलमणि। एक इंपॉर्टेंट केस है ये, फिर से नोट डाउन रिपीट करूंगी मैं, श्रीमती के बाला दासी वर्सेस नीलमणि। अब जैसे मान लीजिए कई सारे इश्यूज तो बनाए आपने, ठीक, कुछ ऐसा था जो रह गया है ना, तो क्या उसमें हम इस आधार पर बाद में कोई केस को रिमांड करवाएंगे कि यहाँ पर दोनों पक्षकार पार्टीज अपने अपने केस से के हर एक फैक्ट से बहुत अच्छे से फैक्ट्स को जानती हैं, पूरी तरह से नोन है हर एक चीज को लेकर, और अगर मान लीजिए कि उसमें कोई इश्यू रह जाता है तो क्या उस ग्राउंड पर फिर से हम कोई केस के लिए उसे रिमांड करना जरूरी है? तो इस केस में डिसीजन दिया गया था कि अगर दोनों पक्षकार, दोनों जो पार्टीज हैं वो अपने अपने मामले या जो भी दोनों मैटर्स हैं उस मैटर के सारे फैक्ट्स को बहुत अच्छे से जानती है और अगर उसमें कोई इशू बनने से रह जाता है तो यहाँ पर उस तरह के इश्यूज के लिए जरूरी नहीं है कि उसे फिर से रिव्यू किया जाए। इसी तरह एक और केस का नाम लिखिए, इसमें संजय मित्रा वर्सेस भूपेंद्र नाथ भट्टाचार्य। देखिए यहाँ पर अगर दोनों पार्टीज को प्रॉपर नॉलेज है कि उस केस में चल क्या रहा है और पर्टिकुलर कोई पार्ट रह जाता है, कोई इशू, कोई मुद्दा छूट जाता है, तो यहाँ पर उस तरह का कोई भी उस पर कोई भी विपरीत इफेक्ट नहीं जाएगा। अब कुछ ऐसे ग्राउंड्स होते हैं जिनके आधार पर हम इश्यूज बनाते हैं, कोर्ट इश्यूज बनाता है, तो क्या हो सकते हैं? पक्षकारों का होना, पार्टीज का अपीयरेंस और या उनके जो एडवोकेट्स होते हैं, जो प्लीडर होते हैं, उस प्लीडर की प्रेजेंस। फिर जो भी जनरल प्लीडिंग में क्वेश्चनर्स दी गई थी उसमें जो आंसर किए गए उसके ग्राउंड पर भी हो सकता है और आपने जो डॉक्यूमेंट्स दिए हैं उसके ग्राउंड पर भी हो सकता है, और जहां पर कोई चीज प्लीडिंग में मेंशन नहीं है और उसकी जरूरत नहीं है तो यहाँ कोई जरूरी नहीं है कि उस आधार पर उसका किसी भी तरह का इशू बनाया जाए। तो यहाँ पर इश्यूज होते हैं आपके फैक्ट्स को डिटेल में उन पर जो कि कोर्ट से आप क्या चाहते हैं और कौन कौन से मेन इश्यूज हैं जो कि यहाँ मुद्दे होना कि उन मुद्दों के आधार पर डिसीजन दिया जाए, ये बहुत मैटर करता है।
ठीक है, तो समझ में आया आपको ऑर्डर 13 और 14? किसी को कोई इसमें डाउट है तो पूछ लीजिए। है हमारे पास 2 मिनट और भी। सभी लोग पढ़िएगा, टेस्ट प्लान करने वाली हूँ मैं। आप लोग जब थोड़ा सा फ्री हो जाइए तो असाइनमेंट भी मैंने दिए हैं, असाइनमेंट भी आप लोग देख लीजिए, और टेस्ट भी प्लान करना है तो टेस्ट के लिए भी रेडी रहिए। और अगर अभी तक किसी की बुक्स नहीं आई हैं तो प्लीज़ आप लोग अपनी बुक्स का कुछ अरेंजमेंट कर लीजिए, बुक्स लेकर आइए और स्टार्ट कर लीजिए अपना स्टडी। ठीक है, किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो कभी भी आप लोग पूछ लीजिएगा, नो प्रॉब्लम। थैंक यू।